प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर्स पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने हिंदी के सिलेबस को डिस्कस किया, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया कि हिंदी में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्या क्या होंगे। दीपक सर ने सब कुछ बताया है बेटा, और मैं आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ संस्कृत के सिलेबस को लेकर के, क्योंकि बेटा मैंने पहले ही आपको बताया है, अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, बेहतर से बेहतर करना है अपने विषय में, तो उस विषय की सारी जानकारी आपको पहले ही पता होनी चाहिए। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे, कम से कम समयों में देखेंगे कि संस्कृत में कितने नंबर से आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने अंक जरूरी है बेटा पढ़ने के लिए, उन सब पे बात करेंगे। ये देखिए कुछ पॉइंट आपके दिमाग में होंगे बेटा। न्यू सिलेबस क्या है, क्या 2026 के बच्चों के लिए कोई सिलेबस नया आया है क्या, इस पे मैं बात करूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या है बाबू, अब 2024 के बच्चों को देखे, 25 के बच्चों को देखे, अब बारी आती है 26 के बच्चों के लिए क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। पैटर्न का लेवल थोड़ा बदलेगा कि चेंज होगा कि लो होगा, हाई होगा, इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग। बेस्ट बुक कौन सी होती है बेटा, इसके बारे में देखेंगे। फुल नोट्स पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। 95+ स्कोर कैसे आप ला सकते हैं और टॉपर्स कैसे बन सकते हैं बेटा, जो ये पॉइंट आपके सामने आया है, अगर मैं बात करता हूं 95+ स्कोर कैसे ला सकते हैं बेटा, अगर मैं बात करता हूं अपने विषय में, जो कि हमारा विषय हिंदी और संस्कृत है मेरे लल्ला, अपने हिंदी और संस्कृत में बेटा हमारे बच्चे जो होते हैं ना, लाने वाले बच्चे 100 में 100 भी लाए हैं। ये आपके सामने बहुत सारे बच्चों ने पेश किया है प्यारे साथियों। लेकिन अब कैसे आपको लाना है, वो बच्चे कैसे लाए थे, कितने घंटे पढ़ते थे, या टॉपर्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इन सारे विषयों पे अगर आपका भी सवाल है और आप भी चाहते हैं सोल्यूशन, तो इस वीडियो के बाद दूसरी कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं न्यू सिलेबस के बारे में। प्यारे बच्चों, न्यू सिलेबस क्या है, जैसा कि अगर मैं आपको बात करता हूं, ये बेटा देखिए बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग संस्कृत पाठ्यक्रम की बात करेंगे बच्चों। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपका क्या है, मंगलम चैप्टर स्टार्ट होता है। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको यहां पर लिख करके समझाऊंगा। लेकिन आप जानते होंगे मैं सारे विषयों की पीपीटी बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। पहले एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ताकि ये विश्वास हो जाए कि इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट पूरे बिहार में कोई और नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड टॉपर्स पर ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं प्यारे साथियों। आओ अगर मैं आपको दिखाता हूं संस्कृत विषय को लेकर के, ठीक है, बहुत घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर हम आपके साथ हैं तो घबराने की क्या बात है। अगर मैं बात करता हूं भैया आपके लिए, अगर मैं बात करता हूं आपके लिए संस्कृत विषय को लेकर के, जो 2026 के मेरे साथी हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो बेटा जो संस्कृत में आपको क्या करने होते हैं, ये 100 अंक का होता है। अगर मैं अंक की बात करता हूं तो कितने अंक का होता है बेटा, ये 100 अंक का होता है। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी और संस्कृत दोनों कैसे सब्जेक्ट होते हैं, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। आप मैथ में पूरा नहीं कर पाओगे, आप साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, लेकिन इसमें तो हर बच्चा 100 में ला पाता है, यानी 95 के ऊपर बच्चा ला ही देता है, जो बच्चा बहुत ईमानदारी से पढ़ता है बेटा। अब आओ मैं बात करता हूं कि संस्कृत 2026 जो मेरे साथी है 100 अंक का होता है प्यारे मुन्ना। इसमें आपको जो पढ़ने होते हैं भैया ना, इसमें आपको 2 विषय पढ़ने, 2 चीजें पढ़नी होती है। एक विषय का नाम होता है बेटा, ये होता है बुक। क्या भैया पढ़ना है, एक तो आपको बुक पढ़ना होता है भैया, और एक जो आपको पढ़ना होता है वो संस्कृत व्याकरण के बारे में जानना होता है। संस्कृत व्याकरण के बारे में ये दूसरी चीजें आपको जाननी होती है। अगर मैं बात करता हूं बुक में क्या होते हैं भैया, कितने चैप्टर होते हैं, क्या क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा लगभग बेटा ये 50 अंक का बुक आपका पूछा जाता है। कितने अंक का लल्ला, 50 अंक का न कह करके आप ऐसे मान लो बेटा ना कि 45 अंक का मान के चलो, क्योंकि 50 अंक बेटा नहीं पूछा जाता है।
जहां तक मैं चीजों को एनालिसिस किया हूं 45 अंक बेटा आपका ये बुक पूछा जाता है। और मैं अगर इस व्याकरण पार्ट पे बात करता हूं तो व्याकरण पार्ट में बेटा आपका ये 55 अंक जो होता है ये व्याकरण से पूछा जाता है। क्या दोनों बातें आप जान गए? ये 45 अंक का होता है, वो 55 अंक का होता है। अब क्या करते हैं बेटा, बुक में कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं? क्या 45 अंक ला पाओगे हम? घबराना मत, जब तक मैं आपके साथ हूं, क्योंकि आप ही ने तो हमको बनाया है मुन्ना, आप ही ने तो हमको यहां तक लेकर के आए हैं। अब देखिए, अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं बेटा, इसमें कुल आपके 14 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? 14 चैप्टर होते हैं। ये 2 टाइप में होता है। ये कितने टाइप में होता है भैया? जो बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसके मैं टाइप की बात करता हूं, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है? एक जो होता है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। क्या भैया होता है? एक जो पूछा जाता है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और जो दूसरा पूछा जाता है वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। यानी 2 तरह की चीजें पूछी जाती हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो ये व्याकरण पूछा जाता है प्यारे मुन्ना, जो बेटा ये व्याकरण पूछा जाता है प्यारे लल्ला, ये भी आपके 2 तरीके से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक सब्जेक्टिव होते हैं। अब कहेंगे सर सब्जेक्टिव व्याकरण? हाँ बेटा, जैसे अनुच्छेद दे देता है, ये तो लिखना होगा संस्कृत में ही ना। जैसे आपको पत्र लेखन दे देता है, आपको उसी में लिखना होता है। जैसे आपको क्या दे देता है? अनुवाद दे देता है। तो ये सब सब्जेक्टिव में आ जाते हैं। यानी इसके भी मैं टाइप की बात करता हूं। किसके भाई? इस व्याकरण की मैं टाइप की बात करता हूं। बहुत प्यार से समझिएगा बाबू, क्योंकि आपको भी बहुत दूरी तक चलना है। इसके टाइप की बात करते हैं। 2 टाइप ये भी होता है, ये भी एक आपका क्या होता है, ये भी आपका एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये होता है आपका। बात हमारी समझ पा रहे हो? बात हमारी जान पा रहे होंगे। अब मैं आगे आपको लिवा के चलता हूं। इतनी बातें समझ में आए कि 100 अंक का होता है, बुक और व्याकरण पढ़ना होता है। बुक से 45 नंबर, व्याकरण से 55 नंबर। चैप्टर इसमें 14 होते हैं। 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं बुक से और 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके व्याकरण से बनते हैं। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होते हैं बेटा, अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूं, अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो यहां ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं प्यारे लल्ला ना, ये भी आपके 100, ध्यान से सुनना, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं कि 100 प्रश्न पूछता है 100 प्रश्न पूछता है। लेकिन कितने करने होते हैं आपको? 50 करना है। 100 प्रश्न पूछना है लेकिन 50 करना है। मैं अभी तो बहुत प्यार से समझा रहा हूं, सब कुछ पीपीटी लाया हूं, सब कुछ वहां पे दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि क्या इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट कोई देता है कि लोग केवल बातें करते हैं आपसे। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, ये 50 करना होता है और एक क्वेश्चन 1 अंक का, यानी 50 प्रश्न को, और एक प्रश्न 1 अंक होता है, यानी 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव कितने अंक का पूछा जाता है बेटा? ये 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बात समझ गए? यहां तक 100 में तो हर बच्चा 50 कर लेता है। जिसको एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरी 1-2 क्लास देख लेता है एग्जाम के टाइम में, वो भी 50 कर लेता है। लेकिन बेटा तो ये श्योर नहीं है कि आप कर ही लोगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में मान लो कोई तबीयत आपकी खराब हो गई, कहीं आपको जाना आना पड़ा, आप ना देख पाए बेटा, और अगर पास ही होना है तो पास तो हर बच्चा हो जाएगा यार। लेकिन मेरा जो उद्देश्य होता है, मेरा जो लक्ष्य होता है अब तक, कि कैसे बच्चे स्टेट टॉपर्स बनते हैं, इस क्लास के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। और उम्मीद करते हैं उसी प्रेरणा के साथ आप भी हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। अब मैं आगे लिवा के चलता हूं। अब मैं आगे आपको लिवा के चलता हूं, जो ये सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं, क्या बलल्ला, जो ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं भैया, ये कितने के होते हैं? ये भी आपके 50 अंक के होते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं ये 50 अंक के होते हैं। अब बच्चे को दिक्कत यहां पे होती है,
लेकिन जो पूरे साल भर हमसे पढ़ा रहता है वो तो हलवा की तरह करता है। और मैं इसका प्रमाण आपको कब से दूंगा, इसी मई महीने से जब आपकी मासिक परीक्षा चालू हो जाती है तभी से हम आपको प्रमाण देना शुरू कर देते हैं, तभी से हम आपको दिखाना शुरू कर देते हैं कि बेटा ये देखो मासिक परीक्षा जो बिहार बोर्ड लेता है उसमें आप पूरा अंक ला पा रहे हो। और आप ही कहते हो विपिन सर पूरा आपने फंसा दिया। और सोचो अप्रैल से लेकर के मैं सेंटअप एग्जाम जो दिसंबर में आपका होता है तब तक बेटा मैं 10 बार आपको करा दूंगा और ये साबित कर दूंगा बेटा इससे बाहर क्या पूछेगा। 10 बार तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो पेपर सेट किया जाता है उसमें डंका बजाओगे आप, और बाकी कितनी बार मैं खुद इसी यूट्यूब पे और इसी ऐप पे लूंगा बेटा। अपना ऐप भी है बेटा, बोर्ड टॉपर्स के नाम से ऐप है, जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो चीजें जुड़ जाएंगे बेटा। बात समझ पा रहे होंगे, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा वहां पे आकर के कैसे ऐप को चलाना है क्या करना है। लेकिन यहाँ पे सुनो, जो सब्जेक्टिव बात यहाँ पे पूछा जाता है बेटा इसका फॉर्मेट क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। जैसा कि आपने देखा कि जो 100 प्लस 5 यानी 100 नंबर आपके क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें से 50 करने होते हैं, और 5 प्रकार के प्रश्न आपके सब्जेक्टिव होते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न बेटा, 5 प्रकार के प्रश्न आपके सब्जेक्टिव होते हैं। ये 5 प्रकार से कौन होते हैं, जो पहला प्रकार पूछता है बेटा वो होता है अपठित गद्यांश। पहले प्रकार का नाम क्या है जरा हमको बताना भाई, पहले प्रकार का नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। पहले प्रकार का नाम होता है अपठित, क्या होता है, अपठित गद्यांश होता है पहले प्रकार का जो नाम होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, अ और ब करके, अ और ब करके आपके अ में 2 देता है और ब में 2 गद्यांश देता है। अब ये जो अ वाला होता है 2 उसमें से 1 करने होते हैं और ब वाले में 2 में से 1 करने होते हैं, यानी कि आपको 2 गद्यांश करने होते हैं। एक गद्यांश 7 अंक का और दूसरा गद्यांश 6 अंक का होता है। तो गद्यांश आपका जो पूछा जाता है बेटा ये आपका पूछा जाता है 13 अंक का। कितने अंक का बेटा, 13 अंक का गद्यांश पूछा जाता है। जरा ध्यान से सुनिए भैया कि 4 गद्यांश होते हैं, 4 गद्यांश दिया होता है, दिया होता है। और कितने करने होते हैं बाबू आपको, 4 गद्यांश दिया होता है, 2 करना होगा, 2 आपको क्या करना होगा, 2 करना होगा। समझ गए हमारी बात, 4 गद्यांश दिया होगा, 2 करना होगा, पहला टाइप समाप्त हो जाता है। अब जरा मैं बात करूंगा भाई आपके दूसरे टाइप के प्रश्न में क्या पूछते हैं भैया। दूसरे टाइप के प्रश्न पूछता है प्रार्थना पत्र। क्या पूछता है जरा ध्यान से देखना भैया, दूसरे टाइप के प्रश्न में पूछता है आपका प्रार्थना पत्र, जिसे आप लोग एक नाम और जानते हो आवेदन पत्र होता है। आवेदन पत्र होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं ये तो मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन मेरे लल्ला ये जो होते हैं आपके ना, ये आपके 4 दिया होता है। 4 क्या होता है, 4 दिया होगा और 4 दिया होगा, लेकिन 2 करने होंगे। लेकिन कितने करने होंगे भाई, लेकिन 2 करना होगा, लेकिन 2 करना होगा। अच्छा भाई 4 दिए होंगे, 2 करना होगा। एक जो प्रार्थना पत्र होगा वह औपचारिक होगा, दूसरा अनौपचारिक होगा। इस तरीके से ये 8 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का बेटा, कितने अंक का लल्ला पूछा जाता है, जो बेटा ये 4 अंक का होता है, यानी 2 गद्यांश होते हैं और 4 अंक का, यानी कुल 8 अंक बेटा यहां से पूछ लेता है। क्या 2 टाइप के प्रश्न आपके हो गए, 2 टाइप के प्रश्न आपके हो गए। जरा तीसरे टाइप के प्रश्न को समझिएगा, तीसरे टाइप के प्रश्न को समझिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं। जो तीसरा टाइप प्रश्न आपका होता है वो क्या होता है बेटा, अनुच्छेद होता है। क्या होता है जल्दी बताओ। जो तीसरे टाइप का प्रश्न होता है यह होता है आपका अनुच्छेद होता है। और अनुच्छेद कितने अंक के होते हैं लल्ला, इसमें से अनुच्छेद आपका होता है 7 अंक का। कितने अंक का होता है बेटा, ये 7 अंक का होता है। अच्छा 7 अंक का जो अनुच्छेद होता है इसमें क्या करने होते हैं आपको, इसमें आपको जो करने होते हैं लगभग 5 अनुच्छेद दिया होगा। कितने अनुच्छेद भैया, ये 5 अनुच्छेद दिया होगा। अच्छा
5 अनुच्छेद दिया होगा आपको और उसमें कितने करने होते हैं, 1 करने होते हैं, यानी 1 अनुच्छेद करना है, वो भी 7 अंक का होता है, यानी ये 7 अंक आपके क्या हो जाते हैं, ये पक्का हो जाता है। क्या इतनी बातें आप जान गए? 7 अंक कैसे आता है ये जान गए, क्योंकि मेरे बच्चा, क्योंकि मेरे लल्ला, क्योंकि भैया जो अनुच्छेद होता है दे देगा कि आप लिखिए प्रिय छात्र पे, आप दीपावली पे 7 लाइन लिखिए। 7 लाइन लिखने का था, 1 लाइन 1 नंबर का। आप कहेगा प्रिय अध्यापक पे लिखिए, राष्ट्र पुरुष पे लिखिए ना, राष्ट्रपिता पे लिखिए। इस तरह से आपको कोई पॉइंट दे देगा 5 से, उसमें से 1 अच्छे से कर देना है, 7 अंक पक्के हो जाते हैं। जो चौथा टाइप होता है, ये चौथा टाइप क्या होता है भैया, जल्दी बताएंगे, अनुवाद होता है आपका। क्या होता है भैया, ये चौथा टाइप जो होता है आपका, ये पूछा जाता है अनुवाद। और अनुवाद कितने अंक का होता है भैया, ये तो होता है 6 अंक का। ये होता है अनुवाद आपके 6 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान दो, आपको 12 वाक्य दिए होंगे, 12 वाक्य दिया होगा, 12 वाक्य दिया होगा, और लेकिन आपको 6 ही करने होते हैं। 12 वाक्य दिया होगा, लेकिन यहां क्या लिखोगे, लेकिन कितने करने हैं आपको, लेकिन 6 करना होगा, लेकिन 6 करना होगा। और ये अनुवाद मैं सिखाया हूं आप लोगों को, और अब की बार में जो बच्चे जा रहे हैं, जो 9th हमसे नहीं पढ़े हैं, उनको और अच्छे से मैं सिखा दूंगा। 6 के 6 अंक इसमें ला जाएंगे। यानी अनुवाद करते समय बेटा ना 90% बातें ये होती हैं, कहां पे वचन, कौन से लकार, कौन से पुरुष, और इनको अगर आप सेट करना जान गए कि जिस पुरुष में है और उसी का वचन लगेगा, लकार कौन सा है, अगर ये जान गए आप, तो मैं कहता हूं कोई भी अनुवाद हो आप गलत नहीं करोगे। तो यानी 6 लेकिन 6 करने होते हैं। और ये क्या कहता है बेटा, ये जो 6 होता है और 1 मतलब 6 अंक यहां से पक्के हो जाते हैं, 6 अंक यहां से पक्के। ये 4 टाइप के प्रश्न हो गए ना। और जो 5वां टाइप का प्रश्न होता है, जरा यहां देखिए, 5वां टाइप का जो प्रश्न होता है, ये होता है प्रश्नोत्तर। क्या भैया होता है, प्रश्नोत्तर करने होते हैं आपके, प्रश्नोत्तर होते हैं, प्रश्न दिया रहेगा, यानी लघु और दीर्घ प्रश्न कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। बेटा दीर्घ तो इसमें विशेष नहीं होता है कुछ भी, तो लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके बुक से रहेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न जो होंगे बेटा, ये आपके बुक से होते हैं। ये कितने होते हैं लल्ला, कोई बताएगा? अरे सर अगर हमको आता होता तो हम बताते का। हाँ, ये आपका 16 दिया होगा, 16 प्रश्न दिया जाएगा। क्या 16 प्रश्न दिया जाएगा। और कितने करने हैं वो जरा बताओ हमको, 8 करना होगा। 16 दिया जाएगा, 8 करना होगा। अच्छा भैया ये 8 है लेकिन 2 अंक का होगा, 8 गुणे 2 बराबर 16 अंक यहां से आ जाएंगे। 16 अंक कहां से आ जाएंगे बेटा, यहां से। तो आप प्रश्न के कोटा में कितने अंक डालोगे, ये 16 अंक डालोगे। ये 5 टाइप के प्रश्न आपके हो गए कि नहीं हो गए? और मैं दिखाता हूं क्या सब कुछ हो गया आपका, जितना आपने देखा। ये गद्य खंड में भाई 13 तो ये हो गए, अपठित गद्यांश हो गया। 8 अंक का बेटा मैंने ये बताया। 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। और 21 7 अंक ये होता है, 21 7 28, और 28 और 6 कितना होता है, 34 होता है। और 34 और 16 अंक का ये 50 अंक आपके पूरे हो कि नहीं? तो आपके गद्य खंड के 50 अंक हुए और काव्य खंड के 50 अंक हुए। अब मैं बात करता हूं, मैंने व्याकरण के चैप्टर तो आपको बता दिया कि प्रार्थना पत्र है, अनुच्छेद है, अनुवाद है, गद्यांश, ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं थोड़ा व्याकरण के पार्ट और जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं बेटा। जो व्याकरण के थोड़ा पार्ट और होते हैं उसको मैं अभी चर्चा कर देता हूं आगे की क्लास में कि क्या क्या पढ़ने होते हैं। लेकिन मैं अब लिवा के चलता हूं आपके पहले चैप्टर बुक की ओर। इन बुक के 14 चैप्टर को बताएंगे
जाएंगे, ये सिलेबस आपका हो गया। अच्छा, अगर आप लोग डिटेल में थोड़ा जानना चाहते होंगे, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। जैसे कि व्याकरण में बेटा आपसे पूछा जाता है वचन के बारे में, यानी लकार पूछा जाएगा, ये जानते रहना। आप वर्ण विचार और महेश्वर सूत्र को पूछा जाएगा। शब्द रूप के बारे में पूछा जाता है, धातु रूप के बारे में पूछा जाता है, शब्द रूप और धातु रूप ये बेटा पूछा जाता है, सर्वनाम रूप पूछा जाता है, कारक प्रत्यय उपसर्ग पूछा जाता है। ये सारी बातें ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। अब अगर इनको डिटेल में जानना हो तो हमारे साथ 10 मिनट का समय और दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जो मंगलम पाठ है बेटा, देखो मैं एक स्लाइड लाया हूं, इस मंगलम पाठ को एक स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। अब आप इसकी क्वालिटी कंटेंट को देखिएगा। क्या ऐसा कोई क्वालिटी कंटेंट देता है? नहीं देता है। मंगलम पाठ बेटा ये उपनिषद के महत्व को बताया गया है। इसमें सत्य से महिमा, सत्य की महिमा और आत्मज्ञान की चर्चा किया गया है। किसकी बेटा? आत्मज्ञान की चर्चा। और इसमें 4 उपनिषद हैं, जैसे ईशा वास्योपनिषद है, कठोपनिषद है, मुंडको उपनिषद है और क्या है, एक श्वेता श्वेतर उपनिषद है। इन सब के बारे में बताया गया है। और सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है, आत्मा अजर अमर है। इन सब के बारे में, मंगल मतलब क्या होता है? शुभ होता है। मंगल मतलब क्या होता है? शुभ होता है। तो आपने समझा एक स्लाइड के माध्यम से कि मंगलम पाठ में क्या है। इसमें 5 श्लोक हैं बेटा। 5 श्लोकों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। अभी तक जो बच्चा हमसे ऐप की क्लास में नहीं जुड़ा है बेटा, ऐप की क्लास को ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उसकी बारे में, ऐप के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे देंगे, तब आप लोग पेमेंट करके जुड़ जाइएगा। बहुत नाम मात्र फीस रखा हूं बेटा, उतने कम पैसे में आपको कोई पूरे बिहार में पढ़ाने वाला नहीं है मुन्ना। आओ आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, इस पाठ आपका द्वितीय पाठ है। इसमें क्या बताया गया है? पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक वैभव को बताया गया है। पाटलिपुत्र मतलब पटना के जो इसका इतिहास रहा इसके बारे में। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत से प्रमुख नगर, प्राचीन भारत का कैसा नगर है? पुराना नगर है भैया। मौर्य वंश से शासनम अस्ति, मौर्य वंश का शासन था बेटा। और भैया सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है ये आपका क्या? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शिक्षाया संस्कृत केंद्रम आशीष, ठीक है। और क्या कहते हैं बेटा? यहाँ तरह तरह के अनेक विद्वांस आगच्छन्ति, अनेक विद्वांस आए थे। पाटलिपुत्र गंगा नदी के तीरे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अत्र अनेके दर्शनीय स्थलानि सन्ति, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थलानि मतलब देखने योग्य स्थल हैं। तो इस केवल और केवल पाठ का नाम पाटलिपुत्र है। मैंने मेन पॉइंट को चर्चा किया एक स्लाइड के अंदर। प्यारे बच्चों, मजा तो आ रहा होगा आपको। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा, और बहुत बेहतर लगे तो कमेंट करके बताइए कि विपिन सर क्लास कैसी लगी। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, मैं और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास आगे आपको करूंगा। चलो अलस कथा भैया क्या है? तीसरा पाठ है। इसमें ये मिथिला की कथा है भैया। मिथिला के मंत्री होते हैं वीरेश्वर भैया, उन्हीं की कथा है। अलस कथा मिथिला राजस्य कथा है, मिथिला राज्य की कथा है। और तत्र आलसी नाम परीक्षा होती, वहां आलसियों की परीक्षा होती है। कहते हैं मंत्री आलसी नाम परीक्षाम करोति, जो मंत्री हैं वो आलसियों की परीक्षा करते हैं। चतुर आलसी अग्नि परीक्षिता, जो 4 आलसी होते हैं उनकी आग से परीक्षा ली जाती है, उनके ऊपर अग्नि जला करके परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार से बेटा इस पाठ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे। अभी तो मैं बहुत शॉर्टकट में चीजों को दिखा रहा हूं। अब बात आती है बेटा संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखिका मतलब होता है जो लेखक की पत्नी होती है, यानी ऐसी स्त्रियां जो साहित्य को लिखती हैं। और ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हमारी हुई हैं, ऐसे हमारे देश में बहुत सारी माताएं बहनें हुई हैं जिन्होंने संस्कृत में अपने साहित्य को लिखा है। प्राचीन काल है,
तो ये प्राचीन काल के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी स्त्रियां थी, कौन कौन सी लेखिका थी, मध्यकाल के बारे में, आधुनिक काल के बारे में बताया गया है। ये स्लाइड बेटा आपके बीच में है, आप देख रहे होंगे बेटा, ठीक है। मैं बहुत देर आपका समय नहीं लूंगा। भारत महिमा ये पंचम पाठ है बेटा, ये बताया गया है भारत की महिमा के बारे में, भारत की गुणगान किया गया है, भारत की महानता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और ये कहा गया है कि भारत से बेहतर देश इस संसार में कोई नहीं है, ठीक है। भारतम प्राचीन देश, भारत एक प्राचीन देश है और यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे संस्कृति के बारे में और यहाँ के नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, सबके बारे में डिटेल चर्चा की गई है, किस प्रकार से भारत शोभनीय है। तो बेटा क्लास में तो जुड़ना है, वहां मैं चर्चा करूंगा, चिंता मत करना। भारतीय संस्कार है, ये खष्ट पाठ है। भारतीय संस्कार बेटा, संस्कार तो वैसे जो आपके होते हैं ये तो 18 होते हैं, 18 है संस्कार कुल बेटा, लेकिन मुख्य रूप से आपके जो होते हैं बेटा उनकी बात हम लोग करेंगे। जैसे जन्म पूर्व संस्कार होता है, आज तो लोग संस्कार के नामों पे बहुत शर्म महसूस करते हैं। जैसे जन्म पूर्व मतलब जब बच्चा मां के गर्भ में होता है हो तभी से संस्कार होता था। कौन कौन 3 संस्कार होते थे बेटा, 18 में 3 संस्कार हो जाते हैं। जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये क्या होते हैं? ये बेटा होते हैं ना, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, बच्चे के सुखी के लिए, बच्चे के अच्छा होने के लिए और गर्भवती मां को प्रसन्न करने के लिए ये तरह तरह के 3 संस्कार किए जाते थे। समझ पा रहे हो? अच्छा, 600 संस्कार क्या होते हैं? इसके अंतर्गत 6 संस्कार आते हैं। जात कर्म होता है। जात कर्म मतलब क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है बेटा उसके समय ये संस्कार किया जाता है। ऐसा बताया जाता है बच्चे को शहद के द्वारा, बच्चे को घी के माध्यम से ये सब चटाया जाता है बच्चे को, और बच्चे को माँ का स्तनपान कराया जाता है। और इससे बताया जाता है कि बच्चा तंदुरुस्त होता है, उसकी बुद्धि और अधिक तेज गति से बढ़ती है। नामकरण मतलब बच्चे का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण मतलब बच्चा घर से बाहर जाता है। अन्नप्राशन, अन्न को धीरे धीरे ग्रहण करता है। उसका चूड़ा कर्म बेटा ये बाल संबंधित है। कर्ण भेदन, बच्चे का कान भेद आ जाता है। ये संस्कार के बारे में सिखाया गया है। एक होता है शिक्षा संस्कार बेटा, इसके अंतर्गत अक्षर आरंभ है, उपनयन है, वेद आरंभ है, केशांत है, समावर्तन संस्कार है। समावर्तन क्या होता है लल्ला? जब बच्चा गुरु के घर से शिक्षा ग्रहण करके अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो ये आखिरी में समावर्तन संस्कार किया जाता है। बच्चों ये सारी बातें आप लोग देखते होंगे, ये लोग पढ़ लिख करके आज इतने काबिल नागरिक बनते। मैं फिगर के माध्यम से जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर आपके लिए समझा रहा हूं मुन्ना, ठीक है। आओ फिर कहते हैं नीति श्लोका सप्तम पाठ है बेटा। नीति श्लोका में क्या है बेटा? ये मंत्री विदुर जी होते हैं बेटा। ये महाभारत की चर्चा इसमें की गई है। आप जानते होंगे वो थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र थे बेटा दुर्योधन के पिताजी। जब महाभारत होती है तो वो अंधे थे, उनके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और उनके प्रश्नों का बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सावधानी पूर्वक उनके मंत्री थे विदुर। विदुर जी नीति की बात को बताते हैं। वो कहते हैं क्या सही है। लगभग बेटा इसमें 10 श्लोक उन्होंने बताया है। 10 श्लोक बता करके वो विदुर जी धृतराष्ट्र को संतुष्ट कर देते हैं। यानी क्षमा, सत्य, अहिंसा, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। आते हैं आपको देखिए कर्मवीर कथा बेटा, ये 8वां पाठ है बेटा। इसके नाम है कर्मवीर कि कर्म की हमेशा क्या होता है, हमेशा एक लड़का था कर्मवीर जिसका नाम था राम प्रवेश राम। तो ये बेटा दृढ़ निश्चय किया, परिश्रम करता है और बाद में इसको सफलता मिलती है। कर्मवीर बालक कठिन परिश्रमेण सफलताम प्राप्नोति। जो कर्मवीर बालक है अपने कठिन परिश्रम के दम पे बेटा, वो चाहे विद्यालय हो और यहां तक ही नहीं, केंद्रीय परीक्षा मतलब IAS जैसी परीक्षा को उसने पास किया। बेटा बहुत गरीब था, उसका भीखन टोला गांव था, बिहार में एक जगह है बेटा। उन सब के बारे में जानकारी आपको दूंगा, बस हमारे साथ आप लोग जुड़िए इस विश्वास के साथ। स्वामी दयानंद बेटा आप जानते होंगे, ये आपके अध्याय नंबर 9 है। ये समाज सुधारक होते हैं बेटा।
आर्य समाज के संस्थापक थे भैया, और बाल विवाह का विरोध करते थे। और इस तरह से मैंने तीन ही बातें आपको इंपॉर्टेंट दिखाया, इस तरह से बेटा कैसे इनके मन में वैराग्य होते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, मथुरा की ओर। इनको विरजानंद एक साधु मिलते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, बाद में इनके अनुयायी क्या करते हैं, कौन से विश्वविद्यालय खोलते हैं, ये सारी बातें बेटा मैं बताऊंगा अपने इस क्लास में जब आप हमसे जुड़ोगे बेटा। ठीक है, अभी इतना तो केवल समझते रहो बेटा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बात करते हैं मंदाकिनी वर्णनम के बारे में। ये बेटा क्या है मंदाकिनी बेटा, ये कहां पे बहती है, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का एक जिला है चित्रकूट बेटा। जब बेटा चित्रकूट के जब राम लक्ष्मण सीता वन के लिए प्रवेश करते हैं और राम पहुंचते पहुंचते मंदाकिनी पहुंचते हैं, जिसे बेटा गंगा नदी भी कहते हैं और गंगा को ही मंदाकिनी कह देते हैं चित्रकूट में बेटा। तो उस नदी की शोभा को देख करके देखिए जरा, उस नदी की हरियाली को देख करके जो आसपास पेड़ पौधे हैं, जो पहाड़े हैं, जो तरह तरह की वहां पे चिड़िया एकदम कलरव कर रही हैं, उन सब को देख करके प्रभु रामचंद्र सीता जी को दिखाते हैं, कहते हैं हे सीते, कई नामों से संबोधित करते हैं। सीते कहते हैं, ठीक है, विशाल नयन वाली कहते हैं, विशाल अक्षी कहते हैं, ये तरह तरह बेटा मंदाकिनी वर्णम में रामस्य मंदाकिनी वर्णनम क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण संग्रह, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, सीता प्रति रामस्य नदी वर्णम, जो सीता के लिए राम नदी का वर्णन करते हैं, नदी के तटस्थ प्राकृतिको सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्यता को दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, वो सीता को दिखाते हैं। ये बात आती है व्याघ्र पथिक कथा। जरा देखो बेटा, एक बाघ है, वह एक सोने का कंगन लिया होता है और एक पथिक के रूप में होता है। ये बातें इस पाठ में बताई गई है व्याघ्र पथिक कथा में। बाघ क्या होता है बेटा और पथिक होते हैं, ये स्वर्ण कंगन लिया होता है। लोभस, इसमें लोभ का दुष्परिणाम होता है। बताया गया है कि हमें ज्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। ये कहां से लिया गया है, पंचतंत्र से कथा प्रस्तुत है बेटा। ये नीति कथा के महत्व को बताती है। कहने का मतलब एक पथिक होता है बेटा और एक बाघ होता है। बाघ पथिक से कहता है कि आप हमारे कंगन को ले लीजिए, और उसके लालच में वो पड़ जाता है और बाद में बाघ के द्वारा उसे मार दिया जाता है। ये दुष्परिणाम है बेटा किसका, लालच का। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। कर्णस्य दानवीरता, भैया कर्ण का नाम तो इस संसार में कौन नहीं जानता है बेटा। बात करते हैं, इंद्र है, कर्ण है और दान की बात होती है। भाई कर्ण मित्रता होनी चाहिए, कर्ण जैसी लोग कहते हैं। भाई इसने ये भी जान लिया था कि हमारी हार होनी तय है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं नमक हरामी वाला काम नहीं करूंगा। मैं अगर नमक खाया हो दुर्योधन का तो युद्ध में उसकी तरफ से करूंगा। और इंद्र सोचे भाई कि अब पांडव लोग हार जाएंगे, पांडव की विजय नहीं होगी, तो भाई वो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आते हैं और इसको बेटा कवच और कुंडल मिला होता है। कवच और कुंडल की ये पहचान है लल्लाना कि जब तक इसके शरीर पे कवच और कुंडल रहता तब तक इसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, मार नहीं सकता था। और ये ब्राह्मण के रूप में आकर के इससे मांग लेते हैं और बाद में ये दे देते हैं। ये भी नहीं कहें कि नहीं देंगे। सोचो बेटा, तब इनका नाम दानवीर कर्ण रखा गया बेटा। पढ़ेंगे बात को। विश्व शांति बेटा, ये जरा देखिएगा, विश्व शांति क्या है भैया। इसमें बताया गया है विश्व शांति स्थापना आवश्यक, यानी विश्व में शांति की स्थापना आवश्यक है। क्या बताया गया है, अध्याय 13 है, विश्व शांति आवश्यकता, अशांति से कारणानि निवारणे। और आज जो अशांति है बेटा, अशांति जो आज फैली है, चाहे हमारे परिवार में हो, दो भाई के बीच में देखो झगड़ा हो रहा है, पिता और पुत्र के बीच में लड़ाई हो रही है, सास बहू के बीच में लड़ाई हो रही है ना, देवरान और जेठानी के बीच में लड़ाई हो रही है। और इतना ही नहीं बेटा, एक देश दूसरे देश को देख के जल रहे हैं। जैसे देखिए पाकिस्तान बेवजह जल रहा है, चीन बेवजह जल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो कहते हैं इसका रीजन क्या है और इसको कलह को कैसे हम कम कर सकते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा न हो, इस पाठ के बारे में बताया गया है।
ठीक है। आओ और आज के चलते हैं शास्त्रकार है बेटा, इसमें अध्याय नंबर 14 कहा गया है। शास्त्रकार ये सबसे प्राचीन शास्त्रकार है, तेषाम योगदानम भारतीय संस्कृतम। ऐसे बहुत सारे शास्त्रकार हैं जिनका योगदान, जिनका सहयोग भारतीय संस्कृति को है। विभिन्न शास्त्राणाम जीवन परिचय, और इस पाठ में विभिन्न शास्त्रकारों के जीवन के बारे में बताया गया है, उनके जीवन से संबंधित बातों को बताई गई है। मैंने 14वें नंबर सारे चैप्टर को 1 से लेकर के 14 तक बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में चर्चा किया बेटा, और मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखिए, अगर मैंने पहले ही आपको बताया बेटा, ये सारी बातें हैं बेटा, ये सारी बातें आपके बीच में हैं, लेकिन अगर मैं आपको आगे दिखाता हूं जो व्याकरण के पार्ट होते हैं उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वह शब्द रूप हो, चाहे वह धातु रूप हो बेटा, क्या क्या शब्द रूप हो, धातु रूप हो, सर्वनाम रूप हो, चाहे वर्ण विचार हो, चाहे माहेश्वर सूत्र हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे कारक हो, इन सब के लिए हम लोग क्लास करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपना 1 मिनट का समय निकाल करके, 30 सेकंड का समय निकाल करके एक बार बताइएगा विपिन सर को कितना आप लोग प्यार करते हैं और इस क्लास को कितना रेटिंग आप लोग देना चाहते हैं। 3, 4, 5 कितना रेटिंग देना चाहते हैं बच्चों। और आज के लिए इतना काफी है, मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।